गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करेंगे सौर मंडल और ब्रह्मांड से लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को इस सेशन में समाहित किया गया है जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी उनके आने की प्रबल संभावना रहती है। यदि आप एसएससी रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल और यूपी पुलिस आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सेशन को अंत तक देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि यदि आप सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। इसी तरह के और भी सेशंस हैं आपके, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी आपके आई बटन पर और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप अगले सेशन जो आप पाना चाहते हो, किस सब्जेक्ट का पाना चाहते हो, वो आप हमें बताएं, उसी पर आपके लिए सेशन लाकर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है यदि आपको आता है तो। अगर नहीं भी आता है तब भी आपको अपना अनुमान लगाकर आंसर बताना है, जैसे परीक्षा में तुक्का लगाते हैं उस हिसाब से। तो देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है, कैसी है। यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाते हैं, इससे आपकी परीक्षा में कितना स्कोर गेन कर पाएंगे उसका भी अंदाजा लग जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ध्रुव तारा है, सूर्य है, डॉग स्टार है या सीरियस है। राइट आंसर इसका बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2018 में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर, जो पृथ्वी का सबसे निकट कौन सा तारा है। करिए इसका आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करने का तरीका वही है फर्स्ट का, अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको आंसर करना है इसका कमेंट। फटाफट से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य, एकदम से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी इसी सौरमंडल का एक हिस्सा है। ये सौरमंडल है उसमें सूर्य भी आता है और उसी सौरमंडल का एक हिस्सा है। सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये इतनी आपकी दूरी है। यानी कि 149.6 × 10⁻⁶ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पृथ्वी किससे, सूर्य से। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। आपको बताना है कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है। ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है अरुण। ये सीपीओ एसआई परीक्षा में 2017 में आया हुआ प्रश्न है और इसका आंसर बताएंगे करेक्ट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वरुण। वरुण जो ग्रह है वह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर है, ये आपको याद रखना है। यदि आपको दूरी के क्रम में याद रखना है ग्रहों को, तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जब वरुण सबसे लास्ट में आता है तो इसीलिए यह बिल्कुल सबसे दूर स्थित हो जाएगा किससे, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित हो जाएगा। और यह हल्का पीला दिखाई देता है दोस्तों। कैसा दिखाई देता है, वरुण ग्रह जो है हल्का पीला दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर स्थिति की अगर बात की जाए तो यह सबसे लास्ट में आता है। अभी मैंने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2017 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में यह आता रहता है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड के अधिकांश नवोदित तारे जो स्टार हैं वो भी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन युक्त हैं, ये आपको याद रखना है। जिसके संलयन से इनमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में हीलियम दूसरे नंबर पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन होता है, दूसरे नंबर पर आपका आता है हीलियम। ये दूसरे नंबर पर पाया जाता है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी किससे
पहले देखी थी? किसने सबसे पहले किसने देखी थी, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है मार्टिन स्मिथ ने, ऑप्शन सी है मार्कोनी ने, ऑप्शन डी है न्यूटन ने। टैक्स असिस्टेंट 2006 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो सबसे पहले किसने देखी थी आकाशगंगा मंदाकिनी जो है वो सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले देखी थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने देखी थी। ये 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। और क्या हुआ था दोस्तों कि पदार्थों की विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दृश्य गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मांड में अनुमानित 1000 अरब गैलेक्सियां हैं। कितनी हैं? 1000 अरब। 1000 अरब गैलेक्सियां हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है को मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य हैं। सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में किसने देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने इसको देखा था वर्ष 2005 में। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण अवधारणाओं और भ्रम बने हुए थे उसकी विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित यानी सर्पिलाकार है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? तो सर्पिलाकार है। और आकाशगंगा यानी मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने देखा था। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 5 की, कि ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? बताइए इसका राइट आंसर। जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसने निर्मित किया था? ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है इराटोस्थनीज, ऑप्शन सी है हिकाटस, ऑप्शन डी है हेरोडोटस। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर। स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल की परीक्षा 2010 में यह आया हुआ प्रश्न है कि ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह इराटोस्थनीज है। इराटोस्थनीज ने ही इसका जो ज्योग्राफी शब्द को निर्मित किया था, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और एराटोस्थनीज का जो जन्म हुआ था 276 ईसा पूर्व में हुआ था। 276 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द निर्मित किया था किसने? एराटोस्थनीज ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्रह गति के केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर होता है। तो कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है अर्ध दीर्घ अक्ष के, ऑप्शन बी है अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग के, ऑप्शन सी है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के, ऑप्शन डी है अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रहों के गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। केपलर के नियम के अनुसार अगर देख लिया जाए तो प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर जो एक्सिस होता है के घन के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में मल्टीटास्किंग में आया हुआ यह क्वेश्चन था। बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं आपको बताना। ऑप्शन ए है तारा, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी है आकाशगंगा। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2017 में यह आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सूर्य है, चंद्रमा है और वे सभी वस्तुएं हैं जो रात के समय में आसमान में दिखाई देती हैं उनको क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहते हैं। एकदम से आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। अब यानी कौन सा है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है, फटाफट से इसका बताएंगे आंसर। ऑप्शन ए दे रखा है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन डी है निहारिका। सीपीओ एसआई की परीक्षा 2008 में यह आया हुआ प्रश्न है और इसका आंसर आप करेंगे कमेंट। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर सभी एग्जाम्स की अगर डिटेल दिखाई जाए आपको तो ये एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो इसी वजह से केवल एक क्वेश्चन, एक जो ऊपर है आपका
जिस एग्जाम में आया हुआ है उसको एक ही बार लिखा गया है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो निहारिका है वह आपका सौर परिवार का सदस्य नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व करोड़ के बनने की शुरुआत 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई थी और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने थे। ये आपको याद रखना है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बृहद मात्रा में धूल कण व गैसें हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। सौरमंडल है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी करोड़ों वर्ष पहले यह बना था, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, कि पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं? तो पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, ऑप्शन बी है। पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, ऑप्शन सी है। तेजी से घूमने वाले तारे, ऑप्शन डी है। उच्च तापमान वाले तारे। एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर का इस यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो तेजी से घूमने वाले तारों को दोस्तों पल्सर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर रखा गया है दोस्तों। किसके कारण? तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है? पल्सर रखा गया है। अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के विकिरण होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन है, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन है, और रासायनिक अभिक्रिया है, और विसरण अभिक्रिया है। एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया सूर्य के विकिरण होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर। तो नाभिकीय संलयन या विलय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन जो होता है परमाणु बम नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन ये किससे संबंधित है? तो सूर्य के विकिरण होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण यह नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये आपको याद रखना है। और इस क्रिया में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। एक नए नाभिक का द्रव्यमान संयोजक नाभिक को संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। यानी कि यदि देखा जाए तो कई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, लेकिन उन नाभिकों का द्रव्यमान, जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं उनका द्रव्यमान और एक बड़े नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है, और जो कम हो जाती है उसी को ऊर्जा क्षति कहते हैं, और ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की, कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कौन से दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 22 सितंबर को, ऑप्शन डी है 4 जुलाई को। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कौन से दिन होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। इन परिघटनाओं को क्रमशः अपसौर और उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो उपसौर कब होता है? जब पास में होती है, और अपसौर कब होता है? जब सबसे अधिक दूरी पर होती है। सामान्यतः इस परिघटना की अगर बात की जाए कि यही तिथि इसकी है कि 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होती है। ये थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें हो जाता है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट जो डेट है वह यही है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कौन से दिन निकट होती है। करेक्ट आंसर आप बताएंगे, पीछे ना जाकर के यहीं से आप आंसर कमेंट करेंगे। तो 23 सितंबर है, 3 जनवरी है, 21 मार्च है, और 4 जुलाई है। राइट आंसर दोस्तों बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
फटाफट से कमेंट करके। तो 3 जनवरी इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। सीपीओ एसआई परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो कितने हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं, आपको ग्रहों की संख्या के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, फटाफट से आंसर बताइए इसका क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 8 है। और 8 में कौन कौन से हैं आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें मैं आपको बता दूं तो पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां आपका शनि है, सातवां अरुण है, आठवां वरुण है। और यम को ग्रह की श्रेणी से 2006 में नासा द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। यम जो है आपका वह क्षुद्र ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है यूरेनस। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वह बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा, आकार में देखा जाए तो सबसे बड़ा विशालतम ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह के अगर व्यास की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक व्यास है इसका, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और व्यास के बारे में अगर ज़्यादा जाएं तो यहाँ पर सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा है नंबर 1 पे आता है बृहस्पति, उससे छोटा है नंबर 2 पे शनि। और तीसरे नंबर पर आपका आएगा, तीसरे नंबर पर आपका आता है अरुण, और अरुण होता है दोस्तों यूरेनस, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। चौथे पर आता है वरुण, और पांचवें पर आता है आपका पृथ्वी, और छठवें पे आता है शुक्र, और सातवें पे आता है आपका, ये छठवें नंबर पे आपका आएगा शुक्र, और सातवें पे मंगल आता है, और आठवें पे बुध आता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये आपके किससे संबंधित हैं, तो ये आपके जो हैं आकार के आधार पर संबंधित हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 16, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है बृहस्पति। सीपीओ परीक्षा 2009 में आया है, टैक्स असिस्टेंट 2007 में भी आया है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपको क्वेश्चन वही होगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे देगा। और घुमा के अगर देता है तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, उसको याद करना है, रिमाइंड करना है, उसको सोच कर रखना है कि हाँ कौन सा ग्रह के बारे में कैसी बात की गई है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन कौन से हैं आपको बताना। ऑप्शन ए है अरुण और मंगल है, ऑप्शन बी है वरुण और शुक्र है, ऑप्शन सी है शुक्र और मंगल है, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर वरुण और मंगल। राइट आंसर बताएंगे, सीएचएसएल की परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं तो शुक्र और मंगल जो आपके हैं, ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। शुक्र और मंगल जो हैं पृथ्वी के बिल्कुल छोटे ग्रह हैं। ये आपको दोस्तों आकार की बात की गई है तो बात यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़े की अगर बात की जाती है तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति आता है, और दूसरे नंबर पे भी मैंने बताया था कि कौन सा ग्रह आता है, तीसरे नंबर पे भी मैंने बताया था कौन सा ग्रह आता है, तो बताएंगे उसी के हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर आपका आता है शनि, तीसरे नंबर पर आता है आपका यूरेनस, और इसके बाद में आएगा दोस्तों आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में आएगा आपका मंगल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह की पूछा है तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिए, फटाफट अंदाज में तैयारी करवाई जाती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो गाइज अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और साथ ही बात करते हैं यहाँ पर, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको एक बार ज़रूर शेयर करें। तो बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की, कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। तो सौरमंडल के जो 4 ग्रह हैं, पहले सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी अवरोही क्रम में यही आता है। और अगर आरोही क्रम की बात की जाए तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बात करते हैं दोस्तों। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। ऑप्शन बी है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। ऑप्शन सी है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन डी है बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चंस में कुछ आपको बताया है, एक बार आपको मैंने समझा दिया है, और अगर आपने समझ लिया है अच्छे से तो आपको ज़रूर याद हो गया होगा। और यहाँ पर आपका ये आंसर एकदम से करेक्ट आप यहाँ पर कमेंट करने वाले हो। ये सेक्शन ऑफिसर में आ चुका है 2007 में क्वेश्चन। सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह को अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो देखो, बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद में आता है नेपच्यून। यदि आपको 2 ही पता है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के बाद शनि ऑप्शन सी में ही केवल दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आता है आपका अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण, यानी यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून आता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। तो बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 16। सीपीओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अगर देखा जाए तो ग्रह और उपग्रहों की संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपको देखी जाए तो बुध ग्रह का यहाँ पर 0, 1, 2, 6, 16 कौन से इसके उपग्रह हैं, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि बुध ग्रह की परिक्रमा करने वाला कोई भी पिंड ऐसा नहीं है जिसको कि उपग्रह की उपाधि दे दी जाए, किसके? बुध ग्रह के। तो बुध ग्रह के 0 हैं, शुक्र ग्रह का भी 0 है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का 1 है, वो है आपका चंद्रमा। मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 79 है। कितने हैं दोस्तों? 79 उपग्रह हैं मंगल के। और बृहस्पति के और शनि की अगर बात की जाए तो 62 हैं। शनि के कितने हैं? 62। और अरुण की अगर बात की जाए तो 27 हैं, और वरुण की बात की जाए तो 14 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको याद रखना है, बुध का 1 भी नहीं है, शुक्र का 1 भी नहीं है, पृथ्वी की अगर बात की जाए तो 1 है, और मंगल की बात की जाए तो 2 हैं, और आपके बृहस्पति के 79 हैं, और मंगल बृहस्पति के बाद फिर आता है शनि, शनि के 62 हैं, और फिर आपका आता है अरुण यानी यूरेनस, यूरेनस के 27, और वरुण के हैं आपके 14। इसको वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बताइए किस किस के 0 हैं? वही आपको यहाँ पर दोबारा से पूछ लिया गया, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, और आपको इसका आंसर करना है दोस्तों कमेंट। तो ऑप्शन ए है मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी है बुध और शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और बुध, ऑप्शन डी है वरुण और प्लूटो। राइट आंसर बताएंगे इसका, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये आपका आंसर बताना है आपको। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी वजह से ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा भी यही है कौन कौन से ग्रह हैं। तो यहाँ पर 0 है दोनों के, बुध का भी 0 है और शुक्र का भी 0 है, दोनों के उपग्रह जो हैं क्या हैं? 0 हैं। बात करेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है नेपच्यून, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है प्लूटो। सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2006 में, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पर डाउट वाली कंडीशन रहती है कि चांद नहीं है, या उपग्रह नहीं है, या फिर कोई भी पिंड परिक्रमा नहीं करता है। इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुध। बुध और शुक्र दोनों के क्या हैं? उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि इसका कोई भी चांद नहीं है। किसका? बुध का। बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की। तो 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर यूरेनस के कितने उपग्रह हैं आपको बताना है। यूरेनस, अब यूरेनस होता क्या है? तो यूरेनस को आप ध्यान में रखिए, अरुण होता है दोस्तों। क्या होता है? अरुण होता है। अरुण, अरुण ग्रह होता है, ये आपको याद रखना है। अरुण को यूरेनस बोलते हैं। अब अरुण के कितने ग्रह हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 16 यानी 16, ऑप्शन बी है 33 यानी 33, ऑप्शन सी है
27 यानी कि 27, ऑप्शन डी है 24 यानी 24। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर कि अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं, अरुण ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, अरुण ग्रह के कितने पिंड चारों ओर परिक्रमा करते हैं। एक ही बात है, यहाँ पर आपको केवल समझना है यहाँ पर। तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है वह है आपका 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरुण ग्रह के यानी यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, तो 27 उपग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, आपको बताना है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह अपनी परिक्रमा करते हैं वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। ऑप्शन ए, यह किसने निर्धारित किया था, तो ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस, ऑप्शन डी है केपलर। ये CHSL परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों हो क्या जाएगा कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं या किसने निर्धारित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है केपलर महोदय ने निर्धारित किया था। किसने, केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अपने दिमाग में छाप लीजिए, यह क्वेश्चंस काफी बार आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है यूरोपा, ऑप्शन बी है गैनिमी, ऑप्शन सी है कैलिस्टो, ऑप्शन डी है डीमोस। राइट आंसर आपको बताना है। CGL परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट। क्वेश्चन है आपका 26। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस के बारे में, और इस सेशन के बाद में आपका नेक्स्ट सेशन भी आने वाला है इसी टॉपिक पे कि ब्रह्मांड और सौरमंडल के ऊपर। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डीमोस, डीमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति सूर्य से 5वें और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको याद रखना है। देख लो गिनकर के बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद में आता है बृहस्पति, तो 5वें नंबर पे आता है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा यह क्या है, ग्रह है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो 79 आपको याद रखना है। 80 से एक कम प्राकृतिक उपग्रह हैं। और चंद्रमा, 4 चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैलीलियन गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। डीमोस क्या है, आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका है, मंगल का। तो यहाँ पर मंगल लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे, मंगल। डीमोस पे क्या कर देंगे, मंगल राशि लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की। चलिए, तारे पूर्व से पश्चिम की में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। बताइए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। ऑप्शन ए है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऑप्शन बी है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऑप्शन सी है पृथ्वी सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, ऑप्शन डी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। राइट आंसर आपको बताना है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट। और आंसर कमेंट के साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा में CGL की में आया हुआ है। तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी कारण जो तारे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखते हैं। तो ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन की कि खगोल भौतिकी के बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए है ब्लैक होल, ऑप्शन बी है ओजोन होल, ऑप्शन सी है एस्टेरॉयड बेल्ट, ऑप्शन डी है आपका वाइट होल। राइट आंसर बताएंगे। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी CGL 2013 में भी आया है यह प्रश्न, और जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो खगोल भौतिकी के बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित
होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती हैं का नाम दिया गया है। तो क्या नाम उसको दिया गया है? तो व्हाइट होल के नाम से उसको दिया गया है। क्या नाम है उसका? व्हाइट होल। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे व्हाइट होल कहते हैं। श्वेत बामन ठंडा होकर काला बामन में परिवर्तित होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। यदि आपको पता है, आप पढ़ रहे हो, तो इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से किसी कौन सी स्थान पर स्थित है, आपको बताना है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका कौन सा ग्रह आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो बुध यहाँ से कौन से नंबर पे आता है ये आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर ही चिपका हुआ है सूर्य से। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये आपको मैं बताऊंगा इसी सेशन के लास्ट में। मुझे एक बार सेशन को ख़त्म करने दीजिए, उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा। और बुध ग्रह सबसे पास में रहता है सूर्य के, और क्या बुध ग्रह है या फिर शुक्र ग्रह है ये आपको रिमाइंड करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? बताएंगे कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है यूरेनस यानी अरुण, ऑप्शन सी है नेपच्यून यानी वरुण, ऑप्शन डी है प्लूटो। राइट आंसर बताएंगे। टैक्स असिस्टेंट 2009 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे दोस्तों कमेंट। राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्लूटो यानी कि यम है ये, इसको तो हमने श्रेणी से हटा दिया गया है, नासा के द्वारा इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। तो ग्रह टोटल पहले 9 हुआ करते थे लेकिन अब 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका है ये अरुण है और ये वरुण है। तो वरुण सबसे अधिक दूरी पर स्थित आपका पिंड, खगोलीय पिंड हो जाएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। टैक्स असिस्टेंट 2009 में आया हुआ प्रश्न है। बात करेंगे यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बृहस्पति का द्रव्यमान है कितना है? अब आपको बताना है। तो किसके द्रव्यमान से कंपेयर करना है? तो सूर्य के द्रव्यमान से कंपेयर आपको करना है। जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह कितना है? ऑप्शन ए है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, ऑप्शन बी है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ऑप्शन सी है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है, ऑप्शन डी है सूर्य के द्रव्यमान का आधा है। स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है एसएससी के थ्रू। तो राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह लगभग कितना है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है कि बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ये आपको नोट कर लेना है और माइंड में छाप लेना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन है जो आपका थंबनेल पर भी लगा हुआ है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है यूरेनस, ऑप्शन डी है बुध और शुक्र। राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया है, साथ ही सीजीएल की परीक्षा 2012 में भी आया है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए सबसे, अब यहाँ पर बात की जाए दूरी के क्रम में, तो बुध सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है यानी यूरेनस है आपका। तो यहाँ पर दूरी के हिसाब से अगर बात की जाए तो बुध आपको लगाएंगे, लेकिन बुध आपका सबसे चमकीला ग्रह नहीं है। सबसे चमकीला जो ग्रह है आपका शुक्र है। शुक्र आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये शुक्र ही आपको लगा के आना है
करेक्ट आंसर। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? दूसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। इसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह में पाया जाता है। सबसे गर्म गर्म ग्रह की अगर बात की जाए तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ये आपको याद रखना है। और शुक्र ग्रह को ही क्या, शाम का तारा और भोर का तारा और पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों आपको साथ ही साथ याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएंगे। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है यूरेनस। जो सबसे पास होगा, नज़दीक होगा सूर्य के, वह सबसे गर्म ग्रह होगा। ये आपका अनुमान लगाना उचित है, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। सेक्शन ऑफिसर 2006 में आया है, टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया है, सीपीओ परीक्षा 2006 में आया है। यानी तीनों परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आया है आपका 2006 में। एक ही ईयर में इतनी बार आ चुका है प्रश्न, तो कितनी बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। इसे भोर का तारा कहा जाता है, इसे सांझ का तारा कहा जाता है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है और इसे सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर किस ग्रह को बौना ग्रह का माना जाता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर। जो बौना ग्रह है किस ग्रह को माना जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी को, ऑप्शन बी है बृहस्पति को, ऑप्शन सी है प्लूटो को, ऑप्शन डी है शनि को। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बौना ग्रह माना जाता है, ऑनलाइन एसएससी सीजीएल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये आपका 2017 में। करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है प्लूटो, प्लूटो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। प्लूटो को हिंदी में यम भी कहा जाता है। यानी प्लूटो को जो बौना ग्रह माना गया है वर्ष 2006, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वर्ष 2006 में प्राग में हुई अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया है। क्या है दोस्तों? यह बौना ग्रह है। कहाँ पर हुई थी? तो प्राग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में यह फैसला लिया गया था। क्योंकि ऐसा हुआ था कि इसकी न तो कोई इसका आवर्तकाल था, न कोई इसकी जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा थी उसका भी निर्धारण करना कठिन हो रहा था। तो इसी वजह से इसको क्या किया कि ड्वार्फ ग्रहों में इसको डाल दिया गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र यानी वीनस, ऑप्शन डी है प्लूटो यानी यम। तो यहाँ पर बात करेंगे अब ये क्वेश्चन कब आया है। तो CHSL की परीक्षा 2011 में भी आया है प्रश्न ये, और एसएससी जीडी की परीक्षा में भी अभी प्रश्न यह आया हुआ था। तो बात करेंगे दोस्तों इसके राइट आंसर की, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। मरकरी है, मंगल है, शुक्र है और प्लूटो है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सौर मंडल के टॉप 50 क्वेश्चंस की। तो 50 से प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको समथिंग 75 क्वेश्चंस का यहाँ पर मैं आपको टॉप क्वेश्चंस देने वाला हूँ सौर मंडल और ब्रह्मांड से रिलेटेड। आपका सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपको बता दिया गया है इसमें। और केपलर के जो ग्रहों के गति के संबंधी जो नियम थे वो किसने दिए थे? तो किसने दिए थे ग्रहों की गति संबंधी नियम, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि इन सेशंस की यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा
बहुत ही आसानी से। कोई भी यहाँ पर इसका कोई वैल्यूएबल चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको यह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे आशा है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। एक बार में अगर आपके समझ में नहीं आता है सेशन, तो दोबारा से आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।